अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक स्टार्ट किया था, वही टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर, मतलब 4 मल्टीप्लेक्सर है इसके अंदर हमारे पास, जिसकी 2 इनपुट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेबल। एक इसके अंदर गेट इनपुट है, जिसे जब हम 1 करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होगा और तमाम आउटपुट्स हमारी 0 होंगी। जब गेट को हम 0 कर देंगे, मतलब ये एक्टिव लो गेट है, जब गेट 0 हो जाएगा तो हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा। और फिर हम सेलेक्ट इनपुट से सेलेक्ट करेंगे कि हमने नंबर ए की आउटपुट हासिल करनी है या नंबर बी की आउटपुट हासिल करनी है। इस पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ए की 4 बिट्स आ जाएंगे, और जब हम एस पे 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर बी की 4 बिट्स आ जाएंगी। इसका सर्किट भी यहाँ पे मौजूद है, तो सर्किट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है जी, ये गेट वाली इनपुट है। इस पे अगर हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे एंड गेट पे अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा बबल लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि ये इनपुट इन्वर्ट हो गई, यहाँ पे अप्लाई होगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और हमारे पास यही इनपुट सेकंड गेट पे आ रही है, इसकी भी एक इनपुट 0 हो जाएगी। और एंड गेट की कोई एक भी इनपुट 0 हो तो इसका रिजल्ट 0 आता है। तो अगर इन दोनों एंड गेट का रिजल्ट 0 होगा, इसका मतलब है ये जो नेक्स्ट वाले जितने भी एंड गेट्स हैं ये इन दो एंड गेट के साथ कनेक्टेड है। तो इन तमाम एंड गेट्स की जो एक इनपुट है वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी एंड गेट एक्टिव नहीं होगा। तो सर्किट को एक्टिव करने के लिए हमें जी पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम जी पे 0 अप्लाई करेंगे तो इस एंड गेट की एक इनपुट 1 हो जाएगी और एक यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इनपुट है वो हमारे पास सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो 4 मल्टीप्लेक्सर मौजूद हैं, मतलब ये वाला एक मल्टीप्लेक्सर है, इस तरीके से उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस एस वाली इनपुट पे जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये जो 0 है ये नॉट गेट से 1 होगा, और उसके बाद ये जो एक और बबल लगा हुआ है इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। मतलब ये जो सेकंड वाला एंड गेट है इसकी आउटपुट 0 होगी, और ये सेकंड वाला एंड गेट एक तो इस गेट के साथ कनेक्ट है, दूसरा इसके साथ है, तीसरा इसके साथ है और चौथा इसके साथ है। मतलब ये जो 4 गेट्स हैं इनकी जब एक इनपुट 0 होगी तो ये एक्टिव नहीं होंगे। ये जो ऊपर वाला एंड गेट है ये एक तो इस फर्स्ट गेट के साथ कनेक्टेड है, फिर उसके बाद इस गेट के साथ है, इस वाले गेट के साथ है और इस गेट के साथ है। मतलब सेलेक्ट इनपुट पे जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो डाटा है 1A, 2A, 3A, 4A, ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। इस तरीके से जब सेलेक्ट इनपुट पे हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला गेट डीएक्टिव हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। और ये जो गेट पहले डीएक्टिव थे ये एक्टिव हो जाएंगे। मतलब इस केस के अंदर अब 1B, 2B, 3B और 4B वाली जो इनपुट है वो हमारे पास आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी, और यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल के अंदर देखी थी। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो नंबर ए है ये नंबर ए की 4 बिट्स इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो जब हम एस पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये 4 बिट्स हमारे पास आउटपुट पे आ जाएंगे, और नंबर बी की अगर इस तरीके से कोई 4 बिट्स लिखी हुई है तो जब एस पे हम 1 अप्लाई करेंगे तो नंबर बी की 4 बिट्स हमारे पास आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ एक्सपेंडिंग मल्टीप्लेक्सर, मतलब मल्टीप्लेक्सर को हम एक्सपैंड किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि हम मल्टीपल मल्टीप्लेक्सर को आपस में मिला सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। तो 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर के अंदर एक्चुअल में दो 4 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर आपस में कंबाइन किए हुए हैं। ये एक आईसी यहाँ पे शो की हुई है 74XX153। तो इसके अंदर एक्चुअल में दो मल्टीप्लेक्सर हैं। ये जो ऊपर वाली 4 इनपुट्स हैं ये मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 की हैं, जो कि 1C0, 1C1, 1C2 और 1C3 हैं। और उसके नीचे जो 4 इनपुट्स हैं ये सेकंड मल्टीप्लेक्सर की हैं, जो 2C0, 2C1, 2C2 और 2C3 हैं। इसके अंदर यहाँ पे दो कंट्रोल इनपुट्स हैं। ये सिलेक्ट करेंगे कि हमारी 1 वाली इनपुट एक्टिव होनी है, 2 वाली, 3 वाली या 4 वाली। तो इन पे अगर हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो ये जो इनपुट नंबर 1 है एक तो ये एक्टिव हो जाएगी, और जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है उसकी भी जो फर्स्ट इनपुट है वो एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम 0 1 करेंगे तो सेकंड इनपुट दोनों मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट हो जाएगी। 1 0 के केस में थर्ड, और 1 1 हम अप्लाई करते हैं तो 4 इनपुट दोनों मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में हमने चूंकि 0 0 अप्लाई किया हुआ है तो इन दोनों मल्टीप्लेक्सर की जो फर्स्ट इनपुट है, मतलब इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 5, ये सिलेक्ट होगी, जो कि हमारे पास यहाँ आउटपुट पे मौजूद होगी।
उसके बाद ये थर्ड हमारे पास कंट्रोल लाइन है। जब इस कंट्रोल लाइन पे हम जीरो प्रोवाइड करेंगे तो ये जो जीरो है ये इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे वन हो जाएगा, और जीरो इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे वन होगा, और दोबारा ये नॉट गेट है इसके थ्रू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अब जो वन जी है यहाँ पे वन है, इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर है हमने वो सेलेक्ट किया हुआ है, सेकंड वाला मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट नहीं है। तो ये वाली जो आउटपुट है ये हमारे पास यहाँ एफ पे अवेलेबल हो जाएगी। इस तरीके से जब हम यहाँ पे वन प्रोवाइड करेंगे तो इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये वन इस नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे वन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेकंड वाली आउटपुट है ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर पे आ जाएगी। तो टोटल अगर कंट्रोल लाइंस देखा जाए तो दो ये और एक ये, तीन कंट्रोल लाइंस हैं। क्योंकि हमारे पास 8 इनपुट्स हैं तो 8 इनपुट्स जो हैं वो 2⁻³ होती हैं। 8 इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन कंट्रोल लाइंस होनी चाहिए। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं वही टेबल दिया हुआ कि ए और बी अगर हमारे पास 0 0 है तो इस केस के अंदर 1C0 भी एक्टिव होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2C0 भी एक्टिव होगी। लेकिन ये पे डिपेंड करता है कि जो सी इनपुट है वो अगर हम जीरो प्रोवाइड करेंगे तो 1C0 हमें आउटपुट पे मिल जाएगा, या अगर हम वन प्रोवाइड करेंगे तो जो 2C0 है ये हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ जो अभी आपको मैंने सर्किट के थ्रू समझाई है वो यहाँ पे टेबल में मेंशन की हुई है। नेक्स्ट फिर बताया हुआ है 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। अगर हमें 16 इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए जो अभी हमने मल्टीप्लेक्सर देखा थे ये दो मल्टीप्लेक्सर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास 16 इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा। तो अभी सर्किट में अगर देखें तो हमारे पास ये दो कंट्रोल इनपुट्स हैं ए और बी, जो कि सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 1C0 ने एक्टिव होना है, 1C1 ने, 1C2 ने, या 1C3 ने। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 0 0 इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास 1C0 एक्टिव हो जाएगी, और सेकंड मल्टीप्लेक्सर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी 2C0 एक्टिव हो जाएगी। और यही वाली इनपुट्स इस सेकंड वाले मल्टीप्लेक्सर पे भी आ रही है। मतलब अगर हमने यहाँ पे 0 0 अप्लाई किया हुआ है तो दो ये वाली इनपुट सेलेक्ट हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे एक ये वाली इनपुट सेलेक्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट ये वाली इनपुट सेलेक्ट हो जाएगी। मतलब 0 0 अप्लाई करने से ये चार इनपुट्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद जो बाकी कंट्रोल इनपुट्स हैं वो ये सी और डी हैं। इसके साथ एक चिप लगी हुई है जिसका गेट जब हम इनेबल करेंगे, मतलब जब हम यहाँ पे जीरो प्रोवाइड करेंगे तो इस नॉट गेट के थ्रू वन हो जाएगा, ये वाली चिप एक्टिव हो जाएगी। इस पे जब हम फिर 0 0 प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट हो जाएगा, और ये जो इनपुट है ये हमारे पास आउटपुट पे इस जगह पे आ जाएगी। इस तरीके से जब हम 0 1 करेंगे तो सेकंड मल्टीप्लेक्सर की ये वाली इनपुट इधर आ जाएगी, 1 0 के केस में ये वाली इनपुट यहाँ पे आ जाएगी, और 1 1 के केस में ये वाली इनपुट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो इनपुट्स हैं वो 16 हैं, तो इसके लिए जो कंट्रोल लाइंस हमें चाहिए वो 4 चाहिए। तो उसमें से दो कंट्रोल लाइंस ये वाली हैं, और बाकी जो दो कंट्रोल लाइंस हैं ये वाली हैं, और इसके साथ ये कंट्रोल लाइन है जो इस कंप्लीट सर्किट को कंट्रोल कर रही है कि सर्किट ने एक्टिव होना है या एक्टिव नहीं होना। ये फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मल्टीप्लेक्सर का फंक्शनल टेबल दिया हुआ है, जिसके अंदर जब G1 होगा तो हमारी कोई भी इनपुट एक्टिव नहीं होगी। जब हम G को 0 करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा, और फिर डिपेंड करेगा कि हमने कंट्रोल इनपुट्स पे क्या प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग जो इनपुट होगी वो हमारे पास आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे फिर एक और मल्टीप्लेक्सर शो किया हुआ है जिसकी 16 इनपुट्स हैं, और यहाँ पे दो कंट्रोल लाइंस है जिसमें से एक गेट है। जब गेट पे हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी दोनों आईसीज एक्टिव हो जाएंगी, और फिर उसके बाद सेलेक्ट सिग्नल के थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी आउटपुट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर डिस्कस की हुई है, जिसके अंदर जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है डाटा राउटिंग की। डाटा राउटिंग से मुराद ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस के ऊपर डाटा आ रहा है तो इन मल्टीपल लाइंस को इस एक लाइन के साथ कनेक्ट करना, जो कि मल्टीप्लेक्सर का टास्क होता है, उस काम के लिए इसे यूज किया जा सकता है। मतलब कि अगर 5 लाइंस हैं तो इसमें से अगर इस एक लाइन को रूट करना है हमने आउटपुट के साथ तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए इस फॉर इनपुट के रिलेटेड हम स्पेसिफिक सेलेक्ट इनपुट सेलेक्ट करेंगे, और ये फॉर इनपुट वाला डाटा ये हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू समझाया हुआ है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट्स मौजूद हैं तो उन इनपुट्स को 7 सेगमेंट की आउटपुट तक पहुँचाने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे बताई हुई है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। डाटा को हम पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि पैरेलल डाटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल लाइंस होती हैं, और सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास एक सिंगल लाइन होती है। तो ये जो हमारे पास मल्टीपल लाइंस के ऊपर डाटा आ रहा है, इस तमाम डाटा को एक सिंगल लाइन के ऊपर अगर हम ट्रैवल करवाएं तो ये फिर सीरियल कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो इसके लिए ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बिट आ रही हैं 0 1 0 0 और इस तरीके से आगे भी बिट्स हैं।
तो पैरेलल डाटा को जब हम सीरियल में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये 1 यहाँ पे ट्रैवल करेगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, और उसके बाद आगे जितना भी डाटा होगा वो इसी तरतीब से हमारे पास सीरियल लाइन के ऊपर ट्रैवल करेगा। तो इस कन्वर्जन के लिए भी हम मल्टीप्लेक्सर को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने इसका सर्किट दिया हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 8 पैरेलल लाइन मौजूद हैं, I0 से लेके I7 तक, जिसके ऊपर मल्टीपल बिट्स ट्रैवल कर रही हैं। तो इस तमाम डाटा को अगर हमने सीरियल लाइन पे कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक काउंटर अटैच करना पड़ेगा। अब काउंटर पे ये होगा कि काउंटर स्टार्ट होगा 000 से। तो जब यहाँ पे 000 होगा तो हमारी जो फर्स्ट इनपुट है ये सिलेक्ट होगी और इस पे जो डाटा होगा वो यहाँ पे ट्रैवल हो जाएगा। मतलब सबसे पहले जो 1 है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये काउंटर इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा 001। तो जैसे ये 001 होगा हमारी सेकंड लाइन पे जो डाटा है वो यहाँ पे ट्रैवल हो जाएगा। तो पहले ये 1 ट्रैवल हुआ था, इसके पीछे ये दूसरा 1 आ जाएगा। इस तरीके से 010 होगा तो ये थर्ड 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 101। तो इस तरीके से ये जो पैरेलल डाटा था ये सीरियल लाइन पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जैसे ये डाटा ट्रांसमिट होगा उसके बाद पीछे से न्यू डाटा आ जाएगा और ये काउंटर दोबारा से 000 पे रीसेट हो जाएगा, और फिर जो फर्स्ट लाइन पे डाटा होगा वो यहाँ पे ट्रैवल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जितना भी पैरेलल डाटा होता है ये सीरियल लाइन पे कन्वर्ट हो जाता है। और इसी की टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है। टाइमिंग डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि जब तीनों कंट्रोल लाइंस पे 000 होगा तो जो हमारा फर्स्ट डाटा है जो कि 1 बिट था वो हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 001 होगा तो सेकंड बिट भी हमारे पास 1 थी वो भी आ जाएगी। इस तरीके से 010 होगा तो उस केस में भी 1 ट्रैवल होगा क्योंकि थर्ड बिट उस डाटा के अंदर 1 थी। पर जब हम यहाँ पे 011 अप्लाई करेंगे तो फोर्थ बिट चूंकि 0 थी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ये 3 1 है जो कि पहले ट्रांसमिट हुए हैं, उसके बाद फिर 0 हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। तो यही चीज़ टाइमिंग डायग्राम में शो की हुई है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे है लॉजिक फंक्शन जनरेटर। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन टेबल है जिस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस फंक्शन टेबल की जो इनपुट्स हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आ रही है। जब हम यहाँ पे 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। इस तरीके से जब हम 0 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आउटपुट हमारे पास 0 आ रही है। तो ये जितनी भी आउटपुट्स हैं इन्हें हम डिफरेंट लाइंस के ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ये एक्चुअल में कंट्रोल इनपुट्स हैं। तो जब हम यहाँ पे 0 0 0 अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट इनपुट है वो हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगी। तो सेम चीज जो अभी हमने देखी है इन केस ऑफ पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन वही काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जब हम पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करते हैं तो इस जगह पे हमारे पास एक काउंटर मौजूद होता है और उस काउंटर की वैल्यू ऑटो पे इंक्रीमेंट हो रही होती है और वो एक सीक्वेंस से इंक्रीमेंट होती है। मतलब पहले 0 0 0, फिर उसके बाद 0 0 1 और इस तरीके से अप टू 7 जाती है। 7 के बाद दोबारा से 0 0 0 और ये सीक्वेंस चलता रहता है। जबकि जो लॉजिक फंक्शन जनरेटर है इस पे हम अपनी मर्जी की कोई भी इनपुट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट लाइन का डाटा आउटपुट पे चाहिए तो पहले हम 0 0 0 अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारी मर्जी है कि अगर हमें इस लाइन का डाटा चाहिए तो फिर हम यहाँ पे 1 0 1 अप्लाई कर देंगे और जो आउटपुट है हमारे पास वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे वो ऑपरेशन सीक्वेंस की हुई है। मतलब अगर डिफरेंट ऑपरेशन हमारे पास एग्जीक्यूट होने हैं तो उसका एक सीक्वेंस हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बना सकते हैं। तो इसका ये एक सर्किट है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस में काम होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काउंटर लगा हुआ है जिस काउंटर को हम शुरू में रीसेट कर सकते हैं। काउंटर को रीसेट करने से मुराद ये है कि इसकी जो इनपुट है वो 0 0 हो जाएगी। जब यहाँ पे 0 0 होगा ये जो 0 0 है ये यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाएगा और 0 0 जब हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे तो हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन है ये सिलेक्ट हो जाएगी। और ये जो 0 0 है ये यहाँ पे भी हमारे पास अप्लाई हो रहा है 2 to 4 डिकोडर के अंदर। यहाँ पे जब हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाली लाइन यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हुई है, इसका मतलब है कि प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा और जब ये लाइन हमारे पास यहाँ पे पहुंचेगी तो ये इसको इनपुट पे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये लाइन हमने सेलेक्ट की हुई है। ये फिर यहाँ पे आउटपुट पे आएगी और आउटपुट लाइन जो है ये इस काउंटर के साथ कनेक्ट है जो इस काउंटर को बता देगी कि फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट हो गया और ये काउंटर के जो नंबर हैं ये इंक्रीमेंट होके 0 1 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 1 होगा तो यहाँ पे भी 0 1 अप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से ये सेकंड इनपुट वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और 0 1 इस 2 to 4 डिकोडर पे भी अप्लाई हो रहा है जिसका मतलब है कि यहाँ से Y1 वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी।
जैसे ये लाइन सेलेक्ट होगी प्रोसेस टू कंप्लीट होगा। प्रोसेस टू अब जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इनपुट पहले से सेलेक्ट है तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद ये आउटपुट पे आएगा और आउटपुट से एक सिग्नल काउंटर तक जाएगा, जिसका मतलब है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 10, जिसकी वजह से यहाँ पे Y2 सेलेक्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी I2 सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सिग्नल यहाँ पे आ रहा है और इस जगह पे ये प्रोसेस की आउटपुट हमारे पास आ जाएगी और वो सिग्नल काउंटर पे भी आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा 11, जिसकी वजह से I3 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और Y3 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है प्रोसेस 4 जब एग्जीक्यूट होगा तो वो हमारे पास I3 पे लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से दोबारा सिग्नल काउंटर तक जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई प्रोसेस है और वो हमने सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर और इसके साथ काउंटर और डिकोडर वगैरह मिला के इस कंप्लीट प्रोसेस को एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।